कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? सर क्योंकि एक, हाँ सर, इन्वेंट्री तो एक स्टॉक होता है अपना, और स्टॉक को मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर उस स्टॉक को मेंटेन नहीं किया, तो अगर अपन ऐसे मान के चलें कि कोई हमारा कार का शोरूम है, हाँ। अब कार के शोरूम में कितना स्टॉक रखना है, इतनी कार रखना है, तो उस कार को केयर भी करना पड़ेगी। ठीक है, और फिर, बिल्कुल। और सर, फिर इतना भी स्टॉक नहीं मंगवाना है कि वो बहुत ही ज्यादा आ गया है, फिर इतना भी कम नहीं मंगवाना है कि फिर वो बैक ऑर्डर के लिए बचा ही नहीं हो। ठीक है, बहुत सही। और कोई? सर हमें प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस डिसाइड करने के लिए भी इन्वेंट्री की प्राइस का पता होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और किसी के विचार? सर डिमांड के ऊपर भी वो मैटर करता है ना सर, कि फ्यूचर में अभी कुछ मंथ में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्ट अपने को थोड़ा ज़्यादा, वो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से भी होगा सर, कि डिमांड कैसी कम होगी ज़्यादा होगी सर, फ्यूचर में एंटिसिपेट करेंगे सर, तो उसके हिसाब। ठीक है बेटा, बहुत सही। ठीक है, तो मतलब आपको ये सारी चीजें समझ में आना आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अपन एक बार और देख लेते हैं इसको, इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। तो इस टाइप के जो आंसर है उसकी स्टार्टिंग अपने को बिजनेस से ही करना है। तो हमारा बिजनेस से हम स्टार्ट करते हैं। एवरी बिजनेस मस्ट मेंटेन इन्वेंट्री फॉर इफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं हमारे बिजनेस में कि उस बिजनेस को हम स्मूथ रनिंग प्रोवाइड कर सके, हमारा बिजनेस स्मूथ चल सके। बिजनेस स्मूथ जब चल सकेगा जब उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर आप प्रॉपरली सभी चीजों को मेंटेन करके चल रहे हैं तो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं देखना पड़ेगी। मोस्टली यहाँ पर जो अपन एक मान के चल रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या जो हमारी जो शॉप है वो एक मैन्युफैक्चरिंग शॉप है। तो उस मैन्युफैक्चरिंग शॉप में क्या होता है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो वो आपके कस्टमर की अकॉर्डिंग करते हैं। आपका जो कस्टमर आपको जो ऑर्डर देता है उस अकॉर्डिंगली आप इसको उस ऑर्डर को कंप्लीट करके देते हैं। तो होता क्या है कि आपके पास कस्टमर का ऑर्डर आता है, आप उस ऑर्डर के को लेने के पहले आपको ये भी देखना पड़ता है कि कस्टमर की जो डिमांड है, जितने टाइम में वो ऑर्डर को कंप्लीट चाहता है, वो आप उस डिमांड को पूरा कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब उसमें दो चीजें होती है, या तो आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं या उस ऑर्डर को रिजेक्ट करते हैं। अगर आपने ऑर्डर एक्सेप्ट करा है तो फिर आप टाइम बाउंडेड हो जाते हैं, क्योंकि आपने अगर कस्टमर को बोला है कि मैं आपको 5 सितंबर तक पूरा ऑर्डर कंप्लीट करके दूंगा, तो वो आपको उस टाइम में कंप्लीट करके देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो कस्टमर है उसको भी किसी उसके लिए कोई नया कस्टमर होगा, मतलब ये पूरी जो सप्लाई चेन होती है उसमें जो एक कस्टमर रहता है वो अगली स्टेप वाले के लिए सप्लायर हो जाता है। तो उसको आगे उस माल को सप्लाई करना होता है या बेचना होता है, जो भी उस प्रोडक्ट का यूज करना है वो करना होता है। तो अगर आप उस टाइम पीरियड में उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाते, तो जो आपका कस्टमर है उससे उसका आपके ऊपर से फेथ उड़ जाता है, आपकी जो गुडविल होती है मार्केट में वो खत्म हो जाती है। तो हो सकता है कि वो कस्टमर अगली बार फिर से आपको ऑर्डर दे, ट्राई करे कि आप इस बार टाइम पे उसका काम करके देंगे, लेकिन अगर आप फिर भी वो टाइम पे काम करके नहीं देते हैं तो अगली बार से वो कस्टमर आपके पास नहीं आता है। तो उससे एक लॉस ये होता है कि आप उससे जो अर्निंग कर सकते थे, आप उससे जो भी अर्निंग अगले 1-2 साल या 10-15-20 साल के लिए कर सकते थे, वो अर्निंग का चांस आप उसमें खो देते। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है स्टॉक आउट कहलाती है। और स्टॉक आउट के कारण वहां पर आपको जो लॉस होता है वो फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। और कई बार ये स्टॉक आउट इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी कंपनी बंद होने के कगार पे भी पहुंच जाती है। तो फिर आपको इस चीज को मेंटेन करना पड़ता है। तो इस पूरी चीज को मेंटेन करने के लिए हमें जितना भी इन्वेंट्री हमारे वहाँ अवेलेबल है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, और यही इस इन्वेंट्री मेंटेनिंग की नेसेसिटी होती है। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं हम। इफ ए मैन्युफैक्चरर हैज नो स्टॉक ऑफ गुड्स एट ऑल ऑन रिसीविंग ए सेल्स ऑर्डर, ही हैज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द परचेज। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात का जिक्र किया गया है। अब कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है, नया मैन्युफैक्चरर है, या जिसने नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है, या कोई पुरानी कंपनी थी लेकिन उसने कोई पर्टिकुलर टाइप का नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया है,
और उसने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट किया कि हम इस टाइप का प्रोडक्ट या इस टाइप की फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराते हैं। तो जब उसके पास कोई ऑर्डर आता है और स्टार्टिंग में अगर उसके पास हैज नो स्टॉक ऑफ गुड्स एट ऑल, उसके पास शुरू में कोई स्टॉक ही नहीं है, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको जो जो मटेरियल्स या जो जिन जिन इन्वेंट्रीज की जरूरत रहेगी वो उसके पास नहीं है, तो वो क्या करता है, ऑन रिसीविंग ए सेल्स ऑर्डर ही हैज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेस। अब जैसे ही उसके पास कोई सेल्स ऑर्डर आता है, सेल्स ऑर्डर मतलब उसके पास उस प्रोडक्ट को बनाने का ऑर्डर आया है, तो फिर वो क्या करता है, ही हैज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल्स। वो खुद अपना अपना जो सप्लायर है उसको परचेस ऑर्डर सप्लाई करता है, और जो भी रॉ मटेरियल की जरूरत उसे पड़ने वाली है या जो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लगेगी उसके लिए वो उनको ऑर्डर देता है। अब होता क्या है कि जैसे आप ऑर्डर दे देते हैं वैसे के वैसे मटेरियल आपको रिसीव नहीं हो जाता है, क्योंकि कुछ रॉ मटेरियल रहता है, कुछ एसेसरीज रहती है, कुछ एक्स्ट्रा असेंबलीज रहती है, बहुत सारी चीजें होती है जो कि जो सप्लायर है उसको भी व्यवस्था करना पड़ती है। और अगर वो सप्लायर भी आपके जैसे ही निकला, आपके जैसे ही निकला मतलब अगर वो सप्लायर भी उसके पास भी प्रॉपर स्टॉक नहीं है, अगर उसके पास प्रॉपर स्टॉक नहीं है तो फिर वो भी क्या करेगा, वो कुछ टाइम लेगा आपसे। अच्छा, कुछ बच्चे बीच बीच में बार बार है ना लेफ्ट करते हैं और ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं लेफ्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेफ्ट करते तो बहुत ही बुरा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि सर वो एक्चुअली मोबाइल की प्रॉब्लम है सर, कॉल आता है तो लेफ्ट हो जाता है अपने आप। हाँ बेटा, उसमें क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ या इनका ज्यादा टाइम खराब कर नो रहा हूँ। सर, सर वो नहीं सर, बेटा ऐसा अगर बिल्कुल नहीं है सर। मिस्टेक से ब्रेक हो जाता है ना तो तो इसलिए बेटा वो लेफ्ट हो हाँ, जाता है। मैं स्लो थोड़ा सा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए, तो उसके बाद जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम तेजी तेजी से कर लेंगे। और आप बिल्कुल श्योर रहे, आपका जो भी सिलेबस या जो भी चीजें करवाना है वो टाइम से कंप्लीट होगी, और उसकी चिंता मेरी है, ठीक है। यस सर। उसके बाद आगे सर वो अपन नेटवर्क भी बहुत अच्छा है ना सर, बात तो ये कर जब रहे थे कि कनेक्शन आपको हट जब, जाता है ना वो फ्री हो जाती है मीटिंग। ठीक है बेटा, अपन ये बात कर रहे थे कि आपकी नई इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है या आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया है जिसके लिए आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस पहले से नहीं है, मटेरियल्स आपके पास प्रॉपर नहीं है या मशीनरी नहीं है, तो उसका आप क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देते हैं तो आप आपके जो भी सप्लायर होंगे उनको ऑर्डर देंगे, उस ऑर्डर देने में भी आपका कुछ टाइम लग जाता है। देने में कुछ टाइम इसलिए लग जाता है कि आप भी 3 4 5 अलग अलग सप्लायर से बात करते हैं, जिसके कोटेशंस आपको बेहतर लगते हैं आप उसको ऑर्डर देते हैं। फिर ये होता है कि आपने उसको ऑर्डर दे दिया, लेकिन जो सामने वाली फर्म है, जो सामने वाली कंपनी है जिसको आपने ऑर्डर सप्लाई किया है, तो उसको भी बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ती है उन सारे मटेरियल्स की। तो इन सारी प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है ना। तो वो जो टाइम कंज्यूम होता है उसको हम बोलते हैं लीड टाइम, उस टाइम को बोलेंगे लीड टाइम। अब लीड टाइम होता है कि, और लीड टाइम एक्चुअल में ऐसी चीज है कि वो आप कभी भी फिक्स नहीं मान सकते हो कि 10 दिन लगेंगे या 15 दिन। हो सकता है सप्लायर ने आपको 5 दिन में इस बार दिया हो, अगली बार वो 20 दिन का टाइम ले ले आपसे, या इस बार 20 दिन में दिया है, अगली बार हो सकता है 5 दिन में आपको जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर दे। तो इस तरीके से क्या है कि लीड टाइम के कारण भी अनसर्टेनिटी रहती है। आप वहाँ पर निश्चित रूप से आपका जो भी कस्टमर है उसको ये नहीं बोल पाते हैं कि आप उसका प्रोडक्ट कितने दिन में कंप्लीट करके दे देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम है, इन चीजों के कारण ही हमें क्या करना पड़ता है कि एक प्रॉपर इन्वेंट्री का बैलेंस लेके चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री वहां पर लेके चलते हैं तो आपको उसका स्टोरेज और उसकी जो देख रेख है उसमें काफी खर्च करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप जितना रिक्वायर्ड लेवल है अगर उससे कम लेवल पे लेके चलते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो आपका कस्टमर है उसकी डिमांड आप टाइम पे पूरी नहीं कर पाते हैं, तो अगली बार से हो सकता है कि वो आपके पास ऑर्डर लेके नहीं आए। तो इन दोनों चीजों का आपको बैलेंस लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक चीज का भी बैलेंस बिगड़ता है तो वहां आपको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अपन एक शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या फॉलोइंग रीजन हो सकते हैं। पहला तो जो हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री हेल्प्स इन स्मूथ एंड इफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। इसके कारण अगर आपका प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज किया गया है, आप प्रॉपर इन्वेंट्री को आप मैनेज करके चल रहे हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो हमेशा स्मूथली रन करता रहेगा
और आपके सारे वर्कर्स जो है वो भी प्रॉपरली काम करते रहेंगे, कोई भी वर्कर आपका फ्री या आइडल कंडीशन में नहीं बैठा रहेगा। इन्वेंट्री प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द कस्टमर इमीडिएटली और एट अ शॉर्ट नोटिस। अब आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ रहा है जिसने इमीडिएट नोटिस दिया है आपको या शॉर्ट टाइम पीरियड में दिया है, तो अगर आपको कोई कस्टमर जो है वो शॉर्ट टाइम में अगर शॉर्ट नोटिस पे बनाने का दे रहा है, मतलब उसने बोला है कि ये प्रोडक्ट मुझे अगले महीने की 10 तारीख तक चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि वो मैं 10 के पहले नहीं दे पाऊंगा, 15 के पहले दूंगा क्योंकि जो मेरा माल है वो 5 तारीख को आने वाला है। तो आपको फिर वहाँ क्या करना पड़ता है कि अगर आपके पास प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज रहती है तो जैसे ही कस्टमर आपको शॉर्ट नोटिस में प्रोडक्ट सप्लाई करने का बोलता है, आप उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं और सही टाइम पे उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ स्टॉक। ये चीज करने के लिए सर अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो रनिंग आइटम है उसका स्टॉक हमेशा बना के रखे थोड़ी सी क्वांटिटी में, कि जो हाँ जनरल साइज का आइटम है, रनिंग आइटम है। हाँ, जनरल आइटम जो आपकी इंडस्ट्री रेगुलर बनाती है उसका स्टॉक आप उसमें करके रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता है ना कि जो प्रोडक्ट अभी आपका चल रहा है मार्केट में अच्छा, वो कितने दिन तक और अच्छा चलेगा या कितने साल तक और अच्छा चलेगा ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंडस्ट्रीज के लिए। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी वाली कंडीशन आती है, टॉप पे जाता है आपका प्रोडक्ट मार्केट में, उसके बाद उसका डिक्लिनेशन चालू होता है, वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको कंटिन्यूअसली आपको फिर ये करना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट आप रेगुलर सेलिंग कर रहे हैं जिनकी, उनका स्टॉक तो आप प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका कोई ऐसा कस्टमर आता है जो एक प्रोडक्ट आपसे ले रहा है और वो ये चेक करना चाहता है आपको कि अगर आप उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली सही टाइम पे उनको दे देंगे तो वो अगले 4 नए प्रोडक्ट के लिए आपको ऑर्डर देगा। तो इन चीजों को देखते हुए अपने को ये करना पड़ता है कि जो रनिंग आइटम है उसकी तो इन्वेंट्री रखना ही है, लेकिन कुछ ऐसा आइटम जो आपका बहुत दिनों से नहीं चल रहा है लेकिन उसकी डिमांड भी आपको सडनली आ सकती है, तो आपको इस सारी चीजों के लिए मार्केट सर्वे रेगुलर करते रहना पड़ता है। और इसी पूरी ओके सर। प्रोसेस को हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। तो वो शायद ओके पिछले सर। सेमेस्टर में आप लोगों ने फोरकास्टिंग कुछ पढ़ी होगी। तो फोरकास्टिंग की अलग अलग मेथड्स वहाँ पे अप्लाई की जाती है, जिसके बेसिस पे हम शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग वहाँ पे अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कब तक बनी रहेगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हैं कि आपका जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज करते चलते हैं। ठीक है निशान? यस सर, यस सर। और कुछ? नो सर। ठीक है। तो कल भी मैंने स्टूडेंट से कहा था सभी से कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होता है और उसमें आप आपकी तरफ से भी कुछ जवाब देना चाहते हैं या कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री फोरम है सभी के लिए और हम सब क्लास के ही है इसमें, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन आंसर में आप पूछ भी सकते हैं और अगर आपको लगता है कि सर ने कुछ सही नहीं बताया तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है अपना बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ स्टॉक। बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ स्टॉक, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है या कम है, द कंपनी में हैव टू पे हाई प्राइसेस ड्यू टू पीस वाइज परचेसिंग, मेंटेनिंग ऑफ इन्वेंट्री में अर्न प्राइस डिस्काउंट बिकॉज ऑफ बल्क परचेसिंग। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है प्रॉपर क्वांटिटी में, जितना आपको ऑर्डर आ सकता है या जितना ऑर्डर अभी आ गया है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पीस वाइज या कुछ कम मात्रा कम क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है, या कभी कभी जो आपका सप्लायर है वो खुद ही इम्पोज कर देता है आप पे कि आपको इतना मटेरियल एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो उस कारण से दिक्कत ये आ जाती है कि सडनली जब आप परचेसिंग करने जाते हैं तो आपको कभी कभी हाई पेमेंट करना पड़ जाता है। तो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट था वो कभी कभी सप्लायर बढ़ा के आपको देना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है इनसे बचने के लिए भी हमको ये करना पड़ता है कि प्रॉपर क्वांटिटी में हम इन्वेंट्री मैनेज करके चलते रहे। और जो पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका फोरकास्टिंग के। आपकी फोरकास्टिंग टीम जितनी बढ़िया होगी, आपकी मार्केट सर्वे टीम जितनी बढ़िया होगी, वो पूरा प्रॉपर मार्केट सर्वे करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, पूरा फोरकास्टिंग का एनालिसिस करते हैं और वो आपको बताते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में इतना इतना बिक सकता है, या जो कंडीशंस चलती है। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हमको देखना पड़ती है।
यहाँ पे बिजनेस में जब भी एनवायरमेंटल कंडीशन की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से आपको कंपटीशन दे रहे हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आ रहा है वो हो सकता है आपके किसी कॉम्पिटिटर के पास भी जा सकता है। तो क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिटर ने रिसेंटली बल्क में काफी मटेरियल परचेस कर लिया था तो हो सकता है कि वो आपका जो कस्टमर है उसको वो टेम्प्ट कर दे, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, और हो सकता है कि वो उसको भी कुछ डिस्काउंट दे दे। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए भी हमको एक प्रॉपर इन्वेंट्री हमेशा मेंटेन करना चाहिए। इन्वेंट्री ऑल्सो एक्ट एज ए बफर स्टॉक। इन्वेंट्री जो होती है वो बफर स्टॉक की तरह काम करती है। व्हेन रॉ मटेरियल्स आर रिसीव्ड लेट एंड सो मेनी सेल्स ऑर्डर्स आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड। कभी कभी क्या होता है कि बफर स्टॉक तो मोस्टली इंडस्ट्री रखती है। बफर स्टॉक का मतलब ये रहता है कि जितनी इन्वेंट्री आपकी रेगुलर यूज में आ रही है उससे थोड़ी सी ज्यादा इन्वेंट्री आप हमेशा मैनेज करके रखते हैं। और ये इसलिए मैनेज करके रखना पड़ता है कि अगर सडनली आपका कोई नया ऑर्डर आ जाता है, आपके रेगुलर कस्टमर्स के अलावा भी अगर किसी कस्टमर का ऑर्डर आ जाता है तो आप उसको भी फुलफिल कर सके। कभी कभी जो ये मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सांची या जो अमूल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दूध का, तो इन मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कुछ फेस्टिवल्स पे सडनली जो है वो मिल्क की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। तो मिल्क की रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज हो रही है और अगर आपकी कंपनी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही, मान लो जो बंदा अमूल का दूध खरीद रहा था वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई और वो अगर सांची की साइड डाइवर्ट हो गया है और अगर उसको सांची का ही मिल्क वहां पे अच्छा लगने लगा है तो वो आपका जो कस्टमर वो परमानेंटली वहां पर चला जाता है। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है इनको, इन कंपनीज को, कि बफर में स्टॉक भी लेके चलना पड़ता है। तो बफर में हमेशा प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाता है। तो बफर इसलिए बना के रखते हैं ताकि अगर सडनली कोई नया कस्टमर आपके पास आ जाता है और वो आपकी रिक्वायरमेंट चाहता है या आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है तो आप उसको टाइमली फुलफिल कर सके, तो ये कहलाता है बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक प्रॉपरली हम कर सके ताकि आपका कोई भी ऑर्डर वहां पर रिजेक्ट नहीं हो। Inventory also reduces the product cost because there is an additional advantages of batching and long smooth running production runs. तो इन्वेंट्री अगर आप प्रॉपरली मैनेज करके चल रहे हैं, प्रॉपर क्वांटिटी में इन्वेंट्री पे इन्वेस्ट करते हैं आप, तो आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है आप उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि कभी कभी जब हम मार्केट में जाते हैं परचेसिंग करने के लिए तो बहुत बार हमारे साथ ये होता है कि अगर आप सिंगल कोई आइटम परचेस कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट आपको महंगा पड़ता है, लेकिन जब आप उसी को होलसेल में लेते हैं तो वो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री या जो मैन्युफैक्चरर है उसको जब होलसेल में वो परचेसिंग करता है तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो सिमिलर यहाँ पर भी होता है कि अगर इन्वेंट्री आपने प्रॉपर मैनेज कर रखी है, सही टाइम पे आपने इन्वेंट्री खरीदी थी, सही प्राइस पे खरीदी थी, राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी में राइट क्वालिटी की अगर आपने इन्वेंट्री परचेस कर ली थी और उसका प्रॉपर स्टॉक करके रखा था, तो इससे ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर कंपनी के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में अगर थोड़ा सा सस्ता पड़ता है कस्टमर को तो वो आपकी तरफ आ सकता है। एंड एडिशनल एडवांटेजेस ऑफ बेचिंग एंड लॉन्ग स्मूथ रनिंग प्रोडक्शन रन। आप क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो लॉट साइज होता है या जो बेच प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अभी आगे एक टॉपिक आएगा जिसमें हम देखेंगे कि बेच प्रोडक्शन क्या होता है और उसके क्या इफेक्ट रहते हैं। तो अभी अपन शॉर्ट में समझते हैं कि जो बेच प्रोडक्शन होता है उसमें हम एक साथ कई सारे आइटम्स जो है, मतलब एक ही प्रोडक्ट के हम कई सारे पीसेस एक साथ मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। उससे ये रहता है कि जो हमारा सेटअप कॉस्ट रहता है मशीनरीज को सेट करने का, वो सेटअप कॉस्ट कम हो जाता है। तो अगर सेटअप कॉस्ट हमारा कम लगा है तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। और अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट आपका कम पड़ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को आप आपकी तरफ ले सकते हैं, आप उनको भी कुछ डिस्काउंट देके नए कस्टमर भी बना सकते हैं। Inventory helps in maintaining the economy by absorbing some of the fluctuations when the demand for an item fluctuates or it is seasonal. अब कुछ आइटम ऐसे रहते हैं सीजनल रहते हैं या उनकी जो डिमांड रहती है वो फ्लक्चुएटिंग रहती है, उसका आप प्रॉपरली अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे जो रेन कोट है या अम्ब्रेला इंडस्ट्री है,
तो ये इनका एक सीजन रहता है। अगर इस सीजन में इनको डिमांड मिल जाती है प्रॉपर, अगर इनका सेलिंग हो जाता है या कस्टमर ऑर्डर मिल जाते हैं, तब तो इनके लिए सही रहता है। लेकिन अगर इनका सीजन निकल जाता है तो उस इन्वेंट्री को आपको साल भर तक या अगले नेक्स्ट ऑर्डर तक उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, जिसपे कि आपको अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। तो अगर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर है तो इस टाइप के जो फ्लक्चुएशंस आते हैं या जो सीजनल प्रोडक्ट के में जो सेलिंग में वेरिएशंस होते हैं, उसको भी आप इजीली टेकअप कर सकते हैं, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को भी। पाइपलाइन स्टॉक्स ऑल्सो नोन एज द प्रोसेस एंड मूवमेंट इन्वेंट्रीज। कल हमने देखा था इन प्रोसेस इन्वेंट्री या प्रोसेस इन्वेंट्री रहती है जिसमें कुछ पाइपलाइन स्टॉक रहता है। पाइपलाइन स्टॉक का मतलब कि जब प्रोडक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता रहता है, जब रॉ मटेरियल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है प्रोडक्ट बनने के लिए, तो उस टाइप से जो उस ड्यूरेशन में जो हमें इन्वेंट्रीज मिलती है वो पाइपलाइन कैटेगरी में आती है। और इट इज ऑल्सो नेसेसरी वेयर द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इज कंज्यूम in the transshipment of items from one location to another location। अब ट्रांसशिपमेंट भी होता है, बार बार आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है आपके जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है। मान लो आपका एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि उस प्रोडक्ट में कुछ वेल्डिंग का काम करना है, अगला डिपार्टमेंट रहता है जहाँ पर कि आपको उस पर कुछ पेंट करना है। तो इस ड्यूरेशन में भी आपका जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो जब वो प्रोडक्ट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहा है, उस टाइम पे वो लोकेशन आइडल नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ पे जो भी वर्कर्स और मशीनरी आपने असेंबल की है वो खाली नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज वहाँ पर स्टोर करके रखना पड़ती है जब तक कि नया ऑर्डर नहीं आ रहा है, तब तक कि आप उस माल को कंप्लीट करते जाते हैं। तो इस तरीके से देखा हमने कि जो इन्वेंट्री की मेंटेनिंग की क्या नेसेसिटी होती है, क्यों हमें उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये टॉपिक सभी को क्लियर हुआ अभी? यस सर। ठीक है, तो अपन नया नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री। अब प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगा कि हमारे जो सेलिंग रहेगी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहेगी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड, तो आपने क्या करा कि ज़्यादा ही रॉ मटेरियल परचेस करके रख लिया, इन्वेंट्री में आपने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है, वेरिएशंस इन द प्राइस ऑफ इन्वेंट्री मटेरियल समथिंग समटाइम्स गो अनफेवरेबल। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो वेरिएशंस आते हैं प्राइस में, प्राइस क्या होता है, कंटिन्यूसली बहुत से ऐसे मटेरियल रहते हैं कि जिनके प्राइस जो है वो डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे रहते हैं जिनके प्राइस जो है लंबे समय तक कांस्टेंट बने रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको जो अंदाजा था कि इस मटेरियल का जो प्राइस है वो लंबे समय तक चेंज नहीं होगा और आपने उसकी बल्क में परचेसिंग करके रख ली, लेकिन सडनली आपको ये पता चलता है 2-4-5 दिन में या अगले 10-15-20 दिन में ऐसा हो जाता है कि उस मटेरियल का प्राइस जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है। उसका जो एवरेज प्राइस था उस एवरेज प्राइस के कंपैरिजन में वो मटेरियल का प्राइस बहुत लो हो जाता है। तब फिर आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जिस समय पे आपको उस मटेरियल को परचेस करना चाहिए था आपने उसके पहले ही उसे परचेस कर लिया है। और अगर आप टाइम के पहले ही परचेस कर लेते हैं तब आपको होल्डिंग कॉस्ट भी लगता है। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि अगर आपने ज्यादा मटेरियल परचेस कर लिया तो आपको गोडाउन की जरूरत पड़ेगी। वो गोडाउन या तो आपकी खुद की कंपनी का हो सकता है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको उसको रेंट पे भी लेना पड़ जाता है। तो जितने दिन पहले आपने उसकी परचेसिंग की है उतने दिन पहले से ही उसका रेंट भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप से कभी कभी ये हो जाता है कि जो आपकी सोच थी या जो आपका एस्टिमेशन था मटेरियल के रिगार्डिंग वो वेरिएशन होने के कारण प्रॉब्लम आ जाती है। एक्सेस इन्वेंट्री एड्स टू द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री। इसकी बात हमने अभी करी है कि अगर ज्यादा एक्सेस में आपने इन्वेंट्री कर ली है, परचेस कर ली है, तो इसके कारण क्या होता है, केयरिंग कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। अब केयरिंग कॉस्ट क्या होता है, उसको केयर करने में जितना भी कॉस्ट लगता है, उसको कैरी करने में या उसको होल्ड करके रखने में जितना कॉस्ट लगता है वो पूरा हमारा कहलाता है केयरिंग कॉस्ट। तो अगर आपने पहले से कर लिया है तो आपको एक्स्ट्रा केयरिंग कॉस्ट देना पड़ जाता है। मोर स्टोरेज स्पेस मतलब जहाँ पे आपको स्टोर करके रखना है उसके लिए आपको स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है।
ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ जाती है, पर्सनल मतलब जो भी पर्सन वहाँ वर्क कर रहे हैं उनको आपको लगाना पड़ता है। अपने एक नया अगर वेयर हाउस लिया है तो आपको उस नए वेयर हाउस पे सारा व्यवस्था करना पड़ेगी, स्पेस की व्यवस्था करना पड़ेगी, इक्विपमेंट वहाँ पे जो जो लगेंगे उन सारे मटेरियल्स की सेफ्टी के लिए वो लगाना पड़ेंगे, पर्सनल लगाना पड़ेंगे, जो व्यक्ति वहाँ पे सारी देख रेख करेगा उसकी सैलरी देना पड़ेगी। उस गोडाउन का आपको इंश्योरेंस कराना पड़ जाएगा। कभी कभी इंश्योरेंस अगर नहीं होता है और अगर किसी प्रकार की वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो वहाँ फायर हो गया है या आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो इसके लिए आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। कुछ टैक्सेस भी देना पड़ते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनका आप पहले से स्टॉक नहीं कर सकते, अगर आप स्टॉक करते तो उनके ऊपर आपको कुछ टैक्स देना पड़ जाता है, तो आपको टैक्स देना पड़ जाता है वहाँ पे एक्स्ट्रा। या पाइल फेरेज के चांसेस होते हैं, मतलब चोरी हो सकती है अगर आपने एक्सेस में रख लिया है और आपका जो गोडाउन है वो आपका जो सिटी या जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे कहीं दूर पे है और सुनसान जगह पे है कहीं, तो वहाँ पाइल फेरेज के चांसेस भी हो सकते हैं, चोरी भी हो सकती है वहाँ पे। एक्सेस इन्वेंट्री इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन। आप जितना ज्यादा मटेरियल स्टोर करके रखते हैं उसके खराब होने के चांसेस भी उतने होते हैं, तो डिटेरियोरेशन और ऑब्सोलेसेंस के चांसेस वहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर आप ज्यादा एक्सेस में इन्वेंट्री भी नहीं रख सकते, तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप ज्यादा भी इन्वेंट्री नहीं रख सकते तो भी दिक्कत है, कम इन्वेंट्री रखी तो भी दिक्कत है, ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस की। लेकिन कम इन्वेंट्री रहती है तो इसके कारण हमारा जो कस्टमर लॉस है या स्टॉक आउट लॉस होता है वो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो